जैसे ही तुम डेमन स्लेयर की दुनिया में रीइंकार्नेट हुए, तुम सीधा मिंगजू यानी कि थंडर हासिरा के चेले बन गए। सोचा था कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बनकर दुनिया से बुराई मिटाओगे, पर किस्मत का खेल देखो। शुरुआती गांव में ही तुम्हारा सामना अपर रैंक 1 कोकुशिबो से हो गया और उसने तुम्हें सीधे डीमन बना दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आया। ठीक इसी पल तुम्हारा अल्टीमेट लाइफ सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिससे तुम्हें स्पिरिट स्टैंड और ब्लड डेमन आर्ट की ताकत मिल गई। अच्छी बात यह थी कि मेन स्टोरी शुरू होने में अभी 100 साल से ज्यादा का टाइम था, तो कम से कम विलन के हाथों जल्दी निपटने का डर नहीं था। पर प्रॉब्लम यह थी कि डीमंस का बॉस मुजान एक नंबर का कंजूस और क्रूर इंसान था। उसके लिए वफादारी दिखाने का तुम्हारा रत्ती भर भी इरादा नहीं था। जरा सोचो, जब तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स में थे तब तुम्हारा पुराना बॉस तुम्हारे साथ कितना सही था। भारी सैलरी, तगड़े पर्क और टाइम टू टाइम मेंटल काउंसलिंग। तुम्हें कोई भी टेंशन होती, बॉस मुस्कुराकर तुम्हारी बकबक सुनता था। उस बॉस के आगे यह कंजूस मुजान किस खेत की मूली था। इस कंजूस के पास ऑफर करने के लिए बस एक अमरता थी, वो भी गुलामी और धूप से दूर रहने की शर्त पर। और तुम्हारी जान, वो तो बस उसकी एक उंगली के इशारे पर टिकी थी। ऊपर से तुम्हारे अनगिनत साथी इन्हीं डीमंस के हाथों मारे गए थे, इसलिए डीमंस के साथ तुम्हारी जन्म जन्म की दुश्मनी होनी चाहिए थी। ये सोचते ही तुम्हारा खून खौल उठा। तुमने सीधे अपनी तलवार निकाली और कोकुशिबो पर टूट पड़े। कोकुशिबो तुम्हें अपनी तरफ आता देख एक पल को सन्न रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी भयानक ताकत देखने के बाद भी किसी में उस पर तलवार उठाने की हिम्मत होगी, और यह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मुजान के खून को पचा लोगे। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और चिंगारियों का जोरदार धमाका हुआ। थंडर ब्रीथिंग, डार्क बिजली। तुम्हारी तलवार की नोक सीधे कोकुशिबो की गर्दन की तरफ लपकी। छपाक, तलवार की धार एक झटके में घूम गई और पलक झपकते ही तुम्हारे शरीर के 3 टुकड़े हो गए। असहनीय दर्द ने तुम्हारी नसों को हिलाकर रख दिया। तुम बेहोश होते होते बचे। कोकुशिबो ने हैरान होकर अपने गाल पर लगे जख्म को छुआ। एक नया नया बना डीमन उसे खरोंच भी मार गया। ये उसके लिए यकीन से बाहर था। अभी कोकुशिबो सोच ही रहा था कि तुम्हारा शरीर वापस जुड़ गया, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा खून पिया था, इसलिए उसे ढालते ही तुम्हारी ताकत में तगड़ा उछाल आया। याद करो, अभी कुछ मिनट पहले तुम अपने 10-12 साथियों के साथ मिलकर इस पर हमला कर रहे थे और तुम्हें इसकी तलवार तक नहीं दिख रही थी। इस बार सुनहरी बिजली की कड़क के साथ तुम सीधे कोकुशिबो के सामने पहुंचे और उसकी गर्दन पर वार किया। पर इस बार कोकुशिबो की तलवार म्यान से बाहर भी नहीं निकली। उसने सीधे तुम्हारी कलाई थाम ली। इतने फर्क के बावजूद मुझ पर हमला करने का दम, और इतनी जल्दी ढल भी गए। कोई ताज्जुब नहीं कि मुजान सामी ने तुम्हें चुना। कोकुशिबो ने इतना कहा और तुम्हें पीछे की तरफ फेंक दिया। बीवा की धुन गूंजी और तुम एक अलग ही डायमेंशन में जा गिरे। अनंत महल, यानी अब तुम्हारी मुलाकात उस महाकंजूस बॉस से होने वाली थी। ये महसूस होते ही तुमने रिस्क नहीं लिया। तुरंत अपने दिमाग का स्टैंड एक्टिवेट किया और खुद को टाइम ट्रैवलर होने व आगे की कहानी पता होने वाली सारी सीक्रेट जानकारी छिपा ली। दोस्तों, चलिए हमारे नए साथी का स्वागत करते हैं। सबसे ऊंची जगह पर खड़े एक स्टाइलिश बंदे ने धीमी आवाज में कहा। बिना कहे ही साफ था, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि डीमंस का पहला बाप मुजान था। उस दौर के बाद मैंने पहली बार डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ऐसा टैलेंट देखा है। मुजान तुम्हें बड़ी तारीफ भरी नजरों से देख रहा था। जब से योइची ने ब्रीथिंग स्टाइल बनाई और सबसे ताकतवर डेमन स्लेयर्स की पीढ़ी तैयार की, उसके बाद से डीमन स्लेयर कॉर्प्स लगातार कमजोर ही होता गया था। तभी तुम्हें अपनी आंखों में जोरों का दर्द महसूस हुआ। तुमने चीखते हुए तुरंत अपनी आंखें ढंक लीं। तुम्हारी आंखें बदलने लगीं। काली पुतलियां डार्क गोल्ड रंग की हो गईं और उनमें शब्द उभर आए। बाईं आंख में अपर रैंक और दाईं आंख में 6। अभी अभी हुए फेरबदल के युद्ध के बाद अपर रैंक 6 की जगह खाली हुई है। अब यह नया साथी उस पोस्ट को संभालेगा, मुजान ने ऐलान किया। तुमने सर उठाकर मुजान को देखा। तुम्हारी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, न गुस्सा न एहसानमंदी। हालांकि मुजान जानता था कि तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत और छटपटाहट है। जाहिर है ये तुम्हारे स्टैंड का कमाल था। तुमने डीमंस के लिए अपनी पूरी नफरत मुजान तक पहुंचा दी थी, पर मुजान को तुम्हारी नफरत की कोई परवाह नहीं थी। तुम डीमंस से कितनी भी नफरत कर लो, अब तुम खुद एक डीमन बन चुके थे। डीमन की फितरत धीरे धीरे तुम्हारी अक्ल घास चरने भेज देगी और एक दिन तुम खुद ब खुद उसके इशारों पर नाचोगे। और तुम्हारे दिल में तुमने अपना अलग ही प्लान बना लिया था। कोकुशिबो से भिड़ना तो बस एक पल का गुस्सा था। अगर तुम पुराने वाले इंसान होते तो शायद मुजान से सीधा टकरा जाते, लेकिन अब गेम बदल चुका था। मुजान तुम्हारे असली विचारों को नहीं पढ़ सकता था, यानी तुम्हारे पास उसे पीछे से छुरा घोंपने का पूरा मौका था। अरे भाई, 100-150 साल की ही तो बात है ना, इतना इंतजार तो बंदा हंस के कर ले। अभी तुम मुजान को ठिकाने लगाने का गणित लगा ही रहे थे कि मुजान अचानक तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। उसने एक झटके में तुम्हारी गर्दन दबोच ली, अपनी कलाई काटी और जबरदस्ती अपना खून तुम्हारे हलक में उड़ेल दिया। बाकी अपर रैंक्स यह नजारा देखकर जलन के मारे भुने जा रहे थे, लेकिन अंदर से तुम्हारी वाट लग चुकी थी। अरे भाई, खून देना था तो बोल देता ना, मैंने कब मना किया था। 4-5 बार हिचकी आने और खांसने के बाद मुजान ने आखिरकार खून देना बंद किया। मेरा खून सीधे पीने के बाद भी जो अपनी इंसानी यादें कायम रखे, उसे मेरी मेहरबानी समझो। ये प्रिविलेज किसी और डीमन को नहीं मिलता, मुजान ने पूरे एटीट्यूड में कहा। हाँ भाई, तेरी पूरी खानदान का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके इस छोटे से चेहरे पर घमंड देखकर तुमने मन ही मन उसे गालियां दी।
जबरदस्ती खून पिलाने के बाद मुजान वहां से चलता बना। अब वहां सिर्फ अपर रैंक्स बचे थे। ओहो, अपर रैंक 2। डोमा काफी ओवर फ्रेंडली बनकर आया और सीधे तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया। अरे भाई, मैं भी तो नया नया ही हूँ, तुम अभी अभी डीमन बने हो और मैं अभी अभी अपर रैंक 2 पर प्रमोट हुआ हूँ। पर मानना पड़ेगा गुरु, डीमन बनते ही मुजान सामी ने तुम्हें सीधे अपर रैंक बना दिया। तुमने डोमा को देखा? बंदा सच में बहुत लल्लन टॉप कुटाई मांगने वाली शक्ल का था। तुम्हारा हाथ लगभग तलवार की मूठ पर पहुंच ही गया था। सच कहें तो इस टाइम के डोमा की ताकत फाइनल बैटल जितनी नहीं थी, ऊपर से तुम्हारा पावर लेवल भी अभी अभी बूस्ट हुआ था। अगर हाथ में एक निकिरिन तलवार होती ना, तो सरप्राइज अटैक करके तुम डोमा का काम वहीं खत्म कर देते। पर अफसोस, तलवार पास में नहीं थी। जब माहौल नहीं बदल सकते तो अपना मूड बदल लो। डोमा जैसे चिपकू लोगों के सामने तुम जितना गुस्सा होगे वो उतना ही सिर पर चढ़ेंगे। वैसे सैया जी, मेरे घर चाय पानी पर चलोगे क्या? पिछली बार एक लोमड़ी ने मुझे बड़ा मस्त गिफ्ट दिया था, एक औरत का कटा हुआ सर, देखने में बड़ा गजब लगता है। डोमा ने उत्साह से कहा। तुम्हारा ठंडा पसीना छूट गया। अरे भाई, हाँ बोलूं या ना? किसको देखना है वो घिनौना सर? अरे शर्माओ मत। अब जब तुम 12 किजुकी में आ ही गए हो तो हम सब एक फैमिली हैं। क्यों ना हम योशीवारा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट चलें? वहाँ मेरे 2 जिगरी दोस्त रहते हैं। तुम्हारे जवाब का इंतजार किए बिना ही उसने तुम्हें दबोचा और ऊपर के प्लेटफॉर्म पर बैठी नर्तकी की तरफ हाथ हिलाया। योशीवारा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट? अरे रुक भाई, तुम पूरी तरह भौचक्के रह गए। जब तक तुम्हारी चेतना वापस आई, तुम एक साफ सुथरे कमरे में बैठे थे। कमरे के अंदर एक बेहद खूबसूरत लड़की मेकअप कर रही थी। ओहो, बड़े दिनों बाद मिले। डाकी? डोमा ने हाथ हिलाया। डोमा सामी? डाकी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि डोमा यहाँ टपक पड़ेगा। सच कहें तो उसे डोमा बेहद इरिटेटिंग लगता था, पर उसके भाई ने कहा था कि डोमा उनका मसीहा है और अपने मसीहा के साथ बदतमीजी नहीं करते। ग्युतारो कहाँ है? उसे भी बुलाओ ना, साथ मिलकर चिल्ल करेंगे। डोमा चारों तरफ झांकने लगा। तुमने हार मानकर चेहरे पर हाथ रख लिया। अबे सुनो, हम ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, मुजान के पोते को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे चिल्ल मारो, मैं तो अक्सर दूसरे डेमंस के पास आता जाता रहता हूँ, मुजान सामी कुछ नहीं कहते। फिर उसने तुम्हें वार्निंग दी, पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उन डेमंस के साथ मत रहना जो बहुत बड़ा झुंड बनाकर रहते हैं। मुजान सामी को भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं। अबे तूने अभी मुजान सामी की बेइज्जती की ना? डाकी खड़ी हुई, तुम्हारे पास आई और रौब झाड़ते हुए बोली। तुमने अपना सिर एक तरफ झुकाया। डाकी पूरे गुस्से में चिल्लाई। तू कहाँ से टपका हुआ डीमन है बे? मुजान सामी के खिलाफ मुंह चलाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तमीज नाम की चीज है या नहीं? देखा जाए तो वो बस एक 13 साल की बच्ची ही तो थी। डीमन बनने के बाद उसकी जुबान थोड़ी ज्यादा जहरीली हो गई थी, पर गाली गलौज में उसकी कोई औकात नहीं थी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो दिल्ली के लौंडे की तरह उसकी पूरी खानदान की कुंडली खोल के रख देता। बिना पूरी वंशावली छांटे तो वो सांस भी न लेता। डोमा ने अपना गाल हाथ पर टिकाया और डाकी को देखने लगा। सच कहें तो वो भी एक पल के लिए समझ नहीं पाया था कि तुमने अभी अभी मुजान का पोता कहा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मुजान सामी ने तुम्हें ठोका तक नहीं, पर जब मुजान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डोमा भी बीच में क्यों बोलता? अबे सुन, क्या तुझे अक्ल नहीं है? अपना नाम भी नहीं बता सकता क्या? डाकी लगातार तुम पर बकवास किए जा रही थी। तुमने आंखें मटकाई। डाकी ने ऐसे इग्नोर किया जैसे तुम वजूद में ही न हो। अबे गूंगा है क्या? तुमने डोमा की तरफ देखा। इसकी थोड़ी मरम्मत कर दूं? कोई दिक्कत तो नहीं? डोमा ने आंखें बंद की और बड़ी गंभीरता से सिर हिला दिया। डोमा का इशारा मिलते ही तुम डाकी की तरफ मुड़े, उसके पास गए और धाए से एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। अबे साले, मैं कोकुशिबो को नहीं ठोक पाया तो क्या तुझे भी नहीं संभाल सकता? कमीने, तू नया नया डीमन बना है, सीनियर्स की इज्जत करना नहीं सीखा क्या? मैं तुझसे पहले डीमन बनी थी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? चल, मेरे साथ जो किया सो किया, मुजान सामी की बेइज्जती की। ठहर जा, मुझे और इंसान खाने दे, ताकतवर होने दे, फिर तुझे छोड़ूंगी नहीं। कमरे के अंदर डाकी का सर मेज पर रखा हुआ था और वो वहीं से तुम्हें गालियां बक रही थीं, जबकि उसकी धड़ अलग एक तरफ पड़ी थी। दिमाग का सिग्नल न मिलने की वजह से उसकी धड़ की मूवमेंट बेहद सुस्त और बिगड़ी हुई थी। अब तक उसे यह एहसास ही नहीं हुआ था कि तुम्हारी आंख में अपर रैंक 6 लिखा हुआ है। कोने में ग्युतारो की कमर कटी हुई थी और वो तलवार से जमीन पर नट बोल्ट की तरह ठुका हुआ था। यह तलवार तुमने रास्ते में किसी साधारण समुराई से छीनी थी। यह कोई निकिरिन तलवार नहीं थी, इसीलिए सर कटने के बावजूद यह भाई बहन मरने वाले नहीं थे। यह छोटी बच्ची सच में लोअर रैंक 1 है क्या? लगता है मुजान की चॉइस ही खराब है, एकदम फुस्सी है। हाँ, इसका भाई थोड़ा काम का लगता है। अगर यह बच्ची इसके गले न पड़ी होती तो शायद यह और स्ट्रांग होता। तुमने चुटकी लेते हुए कहा। डोमा ने आंखें मटकाकर तुम्हारी तरफ देखा। मन ही मन वो भी हंस रहा था। अबे ढोर, तू खुद अपर रैंक 6 होकर एक लोअर रैंक को पीट रहा है और इतने घमंड से डायलॉग मार रहा है। तुमने डाकी के बाल पकड़े और उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, सुन री, तेरी न तो नजर तेज है, न ताकत है, और एटीट्यूड तो नाले जैसा है। अब तक डेमन स्लेयर्स के हाथों कटने से बची है ना, तो सिर्फ अपने भाई की वजह से। वो तेरा रायता समेटता है, वरना तू कब की साफ हो चुकी होती।
पता नहीं डीमन बनने के बाद बंदे की पर्सनैलिटी खराब हो जाती है या क्या, पर तुम्हें लगा कि तुम थोड़े ज्यादा ही बदतमीज और सिरफिरे होते जा रहे हो। तुमने पास खड़े डोमा को देखा और अचानक चौंक गए। अबे तेरी, कहीं मुझे इस चिपकू डोमा का इन्फेक्शन तो नहीं लग गया? तुम डाकी का सर उठाकर ग्युतारो के पास गए। अपनी बहन का दिमाग थोड़ा ठिकाने पर रखा कर, वरना आइंदा अगर किसी ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा जिसे तुम संभाल न सको तो अंजाम यही होगा। तुमने ग्युतारो के शरीर में घुसी तलवार खींची, डाकी का सर उसकी गर्दन पर वापस चिपकाया और वहीं बैठ गए। अब तो तुम्हें ताकत का फर्क समझ आ ही गया होगा। ग्युतारो, बड़ा भाई होने के नाते सिर्फ सुरक्षा करना काफी नहीं होता, तमीज सिखाना भी तेरी जिम्मेदारी है, वरना कोई और आकर सिखाएगा। तुम लोग कैसे मरे थे, भूल गए क्या? ग्युतारो, डाकी, डोमा बीच में बोल पड़ा। अरे हाँ, वो सच में भूल चुके हैं। सिर्फ वही लोग इंसानी यादें रख पाते हैं जो मुजान सामी का खून सीधे पीते हैं। अच्छा, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा भी कोई नियम है। डोमा को अचानक बहुत मजा आने लगा। यानी पूरे 12 किजुकी में सिर्फ कोकुशिबो सामी, मैं और तुम ही इस स्पेशल ट्रीटमेंट के हकदार हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। हम तीनों को तो पक्के दोस्त बन जाना चाहिए। ग्युतारो और डाकी अब तक सुधर चुके थे। जब अपर रैंक्स आपस में बतिया रहे हों तो लोअर रैंक्स की भलाई इसी में है कि वो कोने में मुंह बंद करके बैठे। इसी बीच ग्युतारो थोड़ी देर के लिए बाहर गया और लौटते वक्त हाथ में एक इंसान को घसीटते हुए लाया। ग्युतारो ने उस इंसान को तुम्हारे कदमों में फेंका और बोला, बेहद माफी चाहता हूँ सैया सामी। ग्युतारो अपनी बहन जैसा बेवकूफ नहीं था। डाकी को बहुत लाड प्यार में पाला गया था, इसलिए उसे ऊंच नीच का फर्क नहीं पता था। पर ग्युतारो ने तुम पर हमला सिर्फ अपनी बहन की चीख सुनकर गुस्से में किया था। अब जब उसका दिमाग ठंडा हुआ तो उसे समझ आ गया कि तुम चुटकी बजाते ही उन दोनों का काम तमाम कर सकते हो। इसीलिए वो एक इंसान पकड़कर लाया था ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर सके। पर तुम्हें उस इंसान को देखकर बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। वजह साफ थी, कोकुशिबो और मुजान ने बारी बारी से तुम्हारे हलक में इतना खून उड़ेला था कि तुम्हारा पेट गले तक भरा हुआ था। अभी तुम्हें रत्ती भर भी भूख नहीं लग रही थी। उल्टे पेट इतना भर चुका था कि अगर मुजान का डर न होता तो तुम इंसानों को खाने के बजाय मुजान को ही पकड़कर चबा जाते। ये क्या बकवास है? तुम मुझे इस मामूली इंसान से टेस्ट कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मेरा ईमान इतना सस्ता है? तुमने भौहें सिकोड़ कर कहा। डोमा ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अरे मुझे मत देखो भाई, मैं आदमियों को नहीं खाता। भले ही तुम्हारी पर्सनैलिटी थोड़ी सनकी हो गई थी, पर तुम्हारे अंदर का डेमन स्लेयर वाला स्वाभिमान अभी भी जिंदा था। तुम मरना पसंद करते, पर किसी बेकसूर इंसान को खाना तुम्हें मंजूर नहीं था। लेकिन डीमंस वाली भूख एक ऐसी कड़वी सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। डीमंस के लिए सबसे पौष्टिक खुराक इंसानी मांस ही था। माना कि मुजान का खून पचने तक तुम्हें इंसानों को खाने की जरूरत नहीं थी, पर जैसे ही वो खून पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता, भूख का नंगा नाच शुरू हो जाता। और यह वक्त आने में शायद कुछ दिन या कुछ घंटे ही बचे थे। इसलिए सबसे पहला काम था इंसानी मांस का कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना। शुरुआत में तुमने तामाशियो टमायो को ढूंढने का सोचा था। तुमने मुजान के सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे, इसलिए तुम्हें मुजान के पकड़ने का कोई डर नहीं था। पर दिक्कत ये थी कि यह मेन स्टोरी से 100 साल पहले का टाइम था। तामाशियो अभी असाकुसा में है भी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए तुम्हें फिलहाल इंसानी मांस की जगह किसी और चीज से काम चलाना था, जैसे कि दूसरे डीमंस। भले ही मुजान ने ब्लड बैटल के अलावा डीमंस का आपस में एक दूसरे को खाने पर बैन लगा रखा था, पर तुम्हारी करंट ताकत के आगे छोटे मोटे फालतू डीमंस को निपटाना बाएं हाथ का खेल था। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। पर सेफ्टी के लिए तुमने तुरंत शिकार शुरू नहीं किया। तुमने सोचा कि पहले आसपास के इलाके में डीमंस की टोह ली जाए। डोमा को अलविदा कहकर योशिवारा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलते ही तुम गहरे असमंजस में पड़ गए। ग्युतारो जो बंदा तुम्हारे लिए गिफ्ट में लाया था, तुम उसे अपने साथ बाहर ले आए और जंगल में पहुंचते ही छोड़ दिया। पर अब सवाल यह था कि जाएं तो जाएं कहां? इस दुनिया में आने के बाद से डीमन बनने तक तुम्हें पूर्व थंडर हैशियरा ने पाला था। उनके जाने के बाद तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स हेडक्वार्टर में ही रहते थे। अब जाहिर है कि तुम वापस डीमन स्लेयर कॉर्प्स हेडक्वार्टर नहीं जा सकते थे। हाँ, तुम्हें हेडक्वार्टर का रास्ता अच्छे से पता था, क्योंकि तुम्हें अगले हैशियरा के रूप में तैयार किया जा रहा था। अगर तुम्हारे पास सिस्टम न होता तो तुम्हारे डीमन बनते ही मुजान को हेडक्वार्टर की लोकेशन पता चल जाती। सिस्टम की बात याद आते ही तुम्हें ध्यान आया कि स्टार्टर पैक में अभी भी एक ब्लड डेमन आर्ट अनलॉक करने का चांस बचा हुआ है। तुम्हें समझ नहीं आया कि सिस्टम को कैसे खोलें, तो तुमने मन ही मन सिस्टम पुकारा। तभी तुम्हारी आंखों के सामने एक चमचमाता हुआ डिजिटल पैनल खुल गया। तुमने अपना स्टेटस देखा और ओवरऑल काफी संतुष्ट महसूस किया। तुम्हारा पहला शॉर्ट टर्म मिशन था ब्लड डेमन आर्ट को अनलॉक करना। ये तो एकदम मुफ्त का माल था। हालांकि सिस्टम की शर्त थी कि बंदे के अंदर ब्लड डेमन आर्ट झेलने की काबिलियत होनी चाहिए। पर मुजान का इतना सारा खून पीने के बाद तुम्हारा बेस लेवल वैसे ही आसमान छू रहा था। ये सोचते ही तुम सीधे घने जंगलों की तरफ भागे और एक सुनसान गुफा में छिप गए। ब्लड डेमन आर्ट अनलॉक होते वक्त क्या बवाल होगा, किसी को नहीं पता था, इसलिए सावधानी ही सुरक्षा थी। खुद को सुरक्षित करने के बाद तुमने अनलॉक बटन दबाया। एक ही पल में तुम्हें लगा जैसे तुम्हारी नसों में उबलता हुआ लावा बहने लगा हो। ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड 10 गुना बढ़ गई। शरीर के कोने कोने में ताकत का विस्फोट होने लगा। तुम्हारी त्वचा से लाल रंग की भयानक आभा बाहर निकलने लगी और तुम्हारी सुनहरी पुतलियों में हल्की हल्की बिजली की लकीरें चमकने लगीं।
कमाल की बात यह थी कि यह स्टार्टर पैक सिर्फ ब्लड डेमन आर्ट नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी को भी अपग्रेड कर रहा था। यहाँ तक कि तुम्हारी थंडर ब्रीथिंग की ताकत भी कई गुना बढ़ गई थी। साथ ही तुम्हारे दिमाग में ढेरों नई जानकारियों का डेटा अपलोड होने लगा। ये तुम्हारी अपनी नई ब्लड डेमन आर्ट की डिटेल्स थी। ये प्रोसेस काफी देर तक चलता रहा, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ। तुम हांफते हुए गुफा से बाहर निकले और ठंडी रात के आसमान को देखने लगे, पर तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। भूख तुम्हारी उम्मीद से बहुत पहले आ धमकी थी। ब्लड डेमन आर्ट अनलॉक होने के चक्कर में तुम्हारे शरीर के अंदर का मुजान का सारा खून पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो गया था। पेट भरे होने का एहसास खत्म हो चुका था और उसकी जगह ली थी एक भयंकर, रीढ़ की हड्डी तक कंपा देने वाली भूख ने। इंसानी मांस और खून की तड़प तुम्हारी अक्ल पर हावी हो रही थी। शुरुआत में तो तुम अपनी दिमागी ताकत से इस भूख को दबा पा रहे थे, पर वक्त बीतने के साथ यह कंट्रोल से बाहर होने वाली थी। विल पावर मजबूत होने का मतलब सिर्फ इतना था कि तुम पागल होने के प्रोसेस को थोड़ा डिले कर सकते थे, खत्म नहीं। जिस्म की यह राक्षसी भूख धीरे धीरे तुम्हारी सोच को चाट जाएगी। अगर तुमने इंसानी मांस नहीं खाया तो तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद कंट्रोल से बाहर होकर शिकार पर निकल पड़ेगी। पर अभी तुम घने जंगलों के बीच थे, इसलिए तुमने भूख को थोड़ा शांत करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करने का फैसला किया। रही बात डीमंस की, तो डीमंस का मुख्य खाना इंसान होते हैं, इसलिए कोई भी बेवकूफ डीमन ऐसे वीरान जंगलों में नहीं छिपता। तुमने 2-3 जंगली सुअर और एक विशाल भालू को पकड़ा और उनका कच्चा खून पी गए। भूख थोड़ी शांत जरूर हुई, पर यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। तड़प अभी भी अंदर सुलग रही थी। तभी तुम्हारी नजर अपनी नई ब्लड डेमन आर्ट की डिटेल्स पर पड़ी। डोमेन ऑफ डार्क थंडर। यह एबिलिटी तुम्हारे चारों तरफ एक स्पेशल बैरियर खड़ा कर देती थी। उस बैरियर के अंदर जिस किसी को तुम अपना दुश्मन मानोगे, उसकी ताकत और स्पीड हल्की हल्की सप्रेस होने लगेगी। भले ही सिस्टम ने इसे अभी लेवल 0 का बताया था, पर अपग्रेड होने के बाद यह तबाही मचाने वाला था। फिर तुमने अपनी नजर सिस्टम के दूसरे रिवॉर्ड पर डाली, एक खास तलवार, सबजुगेटर। ये तलवार न तो कभी टूट सकती थी, न कभी इसकी धार कुंद हो सकती थी, और सबसे जबरदस्त बात, ये डीमंस की हीलिंग पावर को धीमा कर देती थी। मालिक जितना स्ट्रांग होगा, इसका असर उतना ही घातक होगा। चीज तो एक नंबर थी, पर तुम्हारे मन में एक खटका हुआ, कहीं यह तलवार उल्टी मुझ पर ही भारी न पड़ जाए। आखिर तुम भी तो एक डीमन ही थे। अगर कल को कोई तलवारबाज तुम्हें पछाड़कर इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दे तो खेल वहीं खत्म। लेकिन तुम्हारी डीमंस वाली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने इस तलवार से कोई खतरा महसूस नहीं किया, बल्कि तुम्हें लगा जैसे इस तलवार का तुम्हारे साथ एक रूहानी कनेक्शन जुड़ चुका है। तभी भूख की एक और तीखी लहर उठी, जिसने तुम्हारी नसों को झकझोर कर रख दिया। नहीं, मुझे हर हाल में तामाशियों को ढूंढना ही होगा। वजह साफ थी, तामाशियों ही इकलौती ऐसी डीमन थी जो मुजान के कमजोर होते ही उसके कंट्रोल से आजाद हो गई थी, और उसने ऐसा तरीका निकाला था जिससे बेहद कम खून पीकर भी जिंदा रहा जा सके। पर मैं सीधे ब्लू लिली फ्लावर क्यों नहीं ढूंढ लेता? जवाब बहुत सिंपल था। भले ही तुम्हारी पुरानी दुनिया के इंटरनेट पर यह थ्योरी चलती थी कि ब्लू लिली फ्लावर तानजीरो के घर वाली पहाड़ी पर उगता है और सिर्फ दोपहर के वक्त खिलता है, पर पहली बात, तुम्हें नहीं पता था कि यह खबर सच है या अफवाह। और दूसरी बात, यह मेन स्टोरी शुरू होने से 100 साल पहले का टाइम था। तुम इस जमाने में कामाडो फैमिली को कहाँ ढूंढते फिरोगे? ऊपर से अभी तक मेइजी रिस्टोरेशन का दौर शुरू भी नहीं हुआ था। सरनेम रखना सिर्फ अमीर नवाबों और सामंतों का शौक हुआ करता था। तानजीरो के परदादाओं के पास तो इस टाइम कोई सरनेम भी नहीं होगा। बिना सरनेम वाले लकड़ी कोयला बेचने वाले गरीब परिवारों की इस टापू पर कोई कमी नहीं थी। एक पत्थर मारो तो 10 मिलेंगे। ऐसे में कामाडो परिवार को ढूंढना यानी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। अरे यार, दोपहर में फूल खिलने का क्या ही लॉजिक है? और मिल भी गया तो क्या उखाड़ लोगे? अभी तुम्हारे पास न पहचान है, न कोई जुगाड़, बस शक्ल के नाम पर स्मार्टनेस है। फूल मिल भी गया, खिल भी गया, तो भी हाथ नहीं आने वाला। उसी टाइम क्योटो की एक बड़ी हवेली में एक रईस खानदान का हेड बना बैठा मुजान मुस्कुराया। योशीवारा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में तुमने जो भी रायता फैलाया था, वो सब उसकी नजर में था। जाहिर है उतना ही जितना तुम उसे दिखाना चाहते थे। भले ही तुम अब भी उसकी इज्जत नहीं करते थे और मुंहफट थे, पर तुम्हारे अंदर बदलाव आ चुका था। इंसानी दिनों के मुकाबले तुम्हारा बिहेवियर पूरी तरह बदल गया था। ये डीमन की फितरत का असर था जो तुम्हारी इंसानी पर्सनालिटी पर हावी हो रहा था। मुजान के लिए यह एक गुड न्यूज थी। बंदा धीरे धीरे पूरी तरह डीमन में ढल रहा था। बस एक ही कमी थी। अबे तू इस चिपकू डोमा के साथ क्यों मटके जा रहा है? अजाका से कुछ सीख, थोड़ा सीरियस रह, दिन रात बकचोदी मत पेल। उधर है दो असाकुसा। ये जगह तुम्हारी पुरानी वाली जगह से कहीं ज्यादा रंगीन और झकाझक थी। आखिर बड़ा शहर जो ठहरा। रात का बाजार सजा था, कोई नाइट कर्फ्यू नहीं था। ये सब देखकर मन की थोड़ी भड़ास शांत हुई। तुम्हें अपनी नई ब्लड डेमन आर्ट अनलॉक किए कई महीने बीत चुके थे। महीनों से तुम्हारी लाइफस्टाइल उल्लू जैसी हो गई थी। दिन में सूरज की धूप से बचकर किसी कोने में सो, और रात होते ही शहर में निकल पड़ो। पर तुम वहां इंसानों का शिकार करने नहीं, बल्कि उन फालतू डेमन्स को ठिकाने लगाने निकलते थे जो इंसानों पर हाथ साफ करने वाले होते थे। इसे कहते हैं चील झपटे शिकार पर, और पीछे से शिकारी तैयार। हमारे पूर्वजों ने गलत थोड़े ही कहा था, जैसा तुमने सोचा था। जिन डीमंस के पास अपनी ब्लड डेमन आर्ट भी नहीं थी और जो सिर्फ टाइम पास के लिए घूम रहे थे, मुजान को उनकी रत्ती भर परवाह नहीं थी।
महीनों से तुम उन्हें निपटा रहे थे, पर मुजान की तरफ से जीरो रिएक्शन था। जाहिर है इसमें तुम्हारे शिकार करने की स्पीड का भी रोल था। आखिर एक डीमन का माल तुम्हें कई दिनों तक ढालने के लिए काफी होता था। डीमन को खाने का रिजल्ट बिल्कुल इंसान खाने जैसा ही था। तुम्हें साफ महसूस हो रहा था कि तुम्हारी ताकत बढ़ रही है। भले ही स्पीड चींटी जैसी धीमी थी, पर प्रोग्रेस एकदम सॉलिड थी। आखिर कचरा डीमन ही सही, थोड़ा बहुत मुजान का खून तो उसकी नसों में भी था ही। इन महीनों में तुम्हारी ब्लड डेमन आर्ट लेवल 1 पर पहुंच गई। ब्लड डेमन आर्ट, डोमेन ऑफ डार्क थंडर लेवल 1। इसे एक्टिवेट करते ही तुम्हारे चारों तरफ 15 मीटर के दायरे में एक डोमेन बन जाता था। इस दायरे में जिसे तुम दुश्मन मानोगे उसकी ताकत थोड़ी कम हो जाएगी, और जिसे तुम अपना साथी मानोगे उसकी ताकत थोड़ी बढ़ जाएगी। भले ही लेवल 1 पर यह बूस्ट या डैमेज अपर रैंक के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था, पर लोअर रैंक और इंसानों पर इसका तगड़ा असर होता था। अब इस एबिलिटी का असली फायदा दिखना शुरू हुआ था। साथियों को पावर अप देना। भले ही बूस्ट छोटा था पर काम का था, और अब टाइम आ गया था तामाशियों को ढूंढने का। ओरिजिनल स्टोरी में तामाशियो और मुजान दोनों असाकुसा में ही दिखे थे, पर यह 100 साल पहले का जमाना था। तामाशियों का ठिकाना पक्का नहीं था, इसलिए तुम बस असाकुसा में अपनी किस्मत आजमाने आए थे। थोड़ी छानबीन के बाद तुम्हें खबर मिली कि एक ऐसी डॉक्टर है जो सिर्फ रात के वक्त पेशेंट्स देखती है और दिन में घर के अंदर पैक रहती है। तामाशियों भले ही मुजान के कंट्रोल से बाहर थी, पर थी तो डीमन ही। धूप से तो उसकी भी फटती थी, इसलिए रात में प्रैक्टिस करना ही उसके लिए सेफ था। रात ढलते ही असाकुसा की गलियों में लालटेन जल उठी, बाजार में रौनक थी, और उस दौर के हिसाब से असाकुसा का नाइट लाइफ अलग ही लेवल पर था। चल भाई, एक एक पैग और मारते हैं। तुम सोच ही रहे थे कि तामाशियों को बाहर कैसे निकाला जाए, तभी उस अंधेरी गली में कुछ बेवड़े झूमते हुए घुसे। दारू के नशे में धुत, लखड़ाते कदमों से चल रहे थे। तुमने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, फिर भी एक बेवड़ा सीधे तुमसे आ टकराया। अबे अंधा है क्या रे? बेवड़े ने टकराने के बाद उल्टे तुम पर ही रौब झाड़ दिया। तुमने गहरी सांस ली। सॉरी भाई, तुम्हें इन फालतू नशेड़ियों के मुंह लगकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। अबे रुक, सॉरी से काम चलेगा क्या? मेरी शर्ट गंदी कर दी, इसका हर्जाना कौन देगा? बेवड़े ने तुम्हारी कॉलर पकड़ ली। सही बात है भाई, सिर्फ सॉरी से बात नहीं बनेगी। मुंह छिपा के घूम रहा है, यही तेरी माफी का तरीका है? बाकी बेवड़े भी हवा देने लगे। तुमने उस बेवड़े को देखा और अचानक तुम्हारे दिमाग में एक धमाकेदार आइडिया आया। अरे वाह! कुछ ही मिनटों बाद उस गली में चीख पुकार मच गई। उन बेवड़ों का नशा हिरण हो चुका था। वो बदहवास होकर मेन रोड की तरफ भागे। चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उनके ठीक पीछे खूनी आंखों वाला एक बंदा मुंह से लार टपकाता हुआ उन पर झपटा। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। तुम अंधेरे में छिपे हुए तामाशियों की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे, पर तामाशियों तो नहीं आई। उल्टे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बंदे टपक पड़े। नीले रंग की यूनिफॉर्म पहने कुछ स्लेयर्स ने उस नए नए बने डीमन को चारों तरफ से घेर लिया। ये तो अभी अभी डीमन बना है, सावधान रहो, आसपास कोई बहुत खतरनाक डीमन छिपा है। उनमें से एक बोला। अबे बकवास बंद कर, जल्दी इसका काम तमाम कर। पर इसने अभी तक किसी इंसान को नहीं खाया है। क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है? एक बार जो डीमन बन गया वो वापस इंसान नहीं बन सकता। बातचीत के बीच ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बंदों ने उस बेवड़े को काटने के लिए तलवारें तान ली। भीड़ के बीच किमोनो पहने एक बेहद खूबसूरत औरत चिंता भरी नजरों से इस ड्रामे को देख रही थी। उसने डर के मारे अपने हाथ की उंगलियां अपनी बाजू में गड़ा ली थीं। हिलना मत। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आ टिका। गुड इवनिंग तामाशियो जी, मुजान सामी आपको कब से ढूंढ रहे हैं, पता है? उस आवाज को सुनते ही तामाशियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी लोकेशन लीक हो चुकी थी। मुजान के खौफ को याद करते ही उसका शरीर थर थर कांपने लगा। बेकसूरों को बख्श दीजिए, जरा वेट कीजिए, तुमने कहा और उस हंगामे के बीच कदम बढ़ा दिए। अब तक सड़क खाली हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें किसी बेकसूर के घायल होने की टेंशन नहीं थी। तुमने कमर से अपनी नई तलवार सबजुगेटर निकाली, डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बंदों को ओवरटेक किया और उस नए बने डीमन को लात मारकर गिरा दिया। छपाक! सबजुगेटर सीधे उस डीमन की छाती को चीरती हुई जमीन में धंस गई। वो बेवड़ा पहले ही बुरी तरह जख्मी था। अगर तुम न आते तो स्लेयर्स उसकी गर्दन काट चुके होते, क्योंकि उसने अभी तक किसी इंसान का मांस नहीं चखा था। इसलिए उसके जख्म भरने की स्पीड बहुत स्लो थी। ऊपर से खून की प्यास उसे पागल बना रही थी। वो तुम्हारे ऊपर गुर्रा रहा था। तुमने तलवार को जमीन में और गहराई से गाड़ दिया ताकि वो हिल न सके। तुम कौन हो? तभी एक जानी पहचानी कड़क आवाज गूंजी। तुमने पीछे मुड़कर देखा, सामने थी आग जैसी चमकीली नारंगी रंग की रंगत और हाथ में लाल सुर्ख निकिरिन तलवार। शिनजुरो रेंगोकू। तुम हैरान रह गए। सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ अपने पुराने जिगरी दोस्त से सामना हो जाएगा। शिनजुरो रेंगोकू ने तुम्हें देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने खड़ा यह अपर रैंक डीमन उसका अपना दोस्त है। तुम और शिनजुरो एक ही बैच में फाइनल सिलेक्शन क्लियर करके स्लेयर बने थे। रेंगोकू फैमिली का वो ब्राइट धूप जैसा एटीट्यूड शायद पुश्तैनी था। शिनजुरो भी सोशल बटरफ्लाई था। उसके आसपास रहकर कोई दुखी नहीं रह सकता था। वो सूरज की तरह चमकता था। ऊपर से तुम्हें रेंगोकू फैमिली पर पहले से ही क्रश जैसा रिस्पेक्ट था, इसलिए तुम्हारी शिनजुरो से खूब जमती थी। क्यों? शिनजुरो ने तुम्हें घूरते हुए पूछा। सैया, तुम डीमंस की तरफ क्यों चले गए? तुमने उसे शांत नजरों से देखा और धीमे से बोले,
इस 1000 साल पुराने ड्रामे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। बकवास। शिंजूरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तुम्हारी तरफ झपटा। उसकी निकिरिन तलवार से आग की लपटें निकलने लगीं। फ्लेम ब्रीथिंग। 5th फॉर्म टाइगर स्ट्राइक। शिंजूरो एक भूखे शेर की तरह तुम पर टूटा। उसकी सुर्ख लाल तलवार ऊपर से नीचे की तरफ पूरे जोर से घूमी। टिंक। तुमने अपना एक हाथ उठाया और सीधे उसकी तलवार की धार को नंगे हाथ से दबोच लिया। तलवार 1 इंच भी आगे नहीं हिली। क्या? शिंजूरो सन्न रह गया। उसका फुल पावर अटैक एक हाथ से रोक लिया गया था। शिंजूरो, याद करो, पुराने दिनों में भी तुम मुझसे एक बार भी नहीं जीते थे, तुमने बहुत ही शांत आवाज में कहा। सच्चाई यह थी कि इस दौर का डीमन स्लेयर कॉर्प्स योइची वाले दौर के मुकाबले बहुत कमजोर था। ताइशो एरा के हैशियरा इतने तगड़े थे कि टॉप वाले बंदे अकेले अपर रैंक से भिड़ सकते थे। जैसे सानेमी बिना मार्क या रेड ब्लेड के भी कोकुशिबो के सामने टिक गया था। अगर तुम इंसान रहते हुए ताइशो एरा में होते तो शायद शिंजूरो जितने ही स्ट्रांग होते, और अगर तीनों तकनीकें मिल जाती तो सानेमी जितने ताकतवर बनते। पर इस 100 साल पुराने दौर में हैशियरा की ताकत का लेवल काफी डाउन था। इंसानी रूप में ही तुम उस दौर के सबसे स्ट्रॉन्ग हैशियरा थे, और अब डीमन बनने के बाद तुम्हारी बॉडी, स्पीड और रिफ्लेक्सेस कई गुना बढ़ चुके थे। ऊपर से ब्लड डेमन आर्ट भी थी, यानी इस जमाने में इंसानों और डीमंस की फाइट में बैलेंस नाम की चीज ही नहीं थी। तलवार अंदर रखो शिंजूरो, इस फालतू की जंग का कोई मतलब नहीं है, तुमने समझाया। शिंजूरो ने तुम्हारी बात अनसुनी कर दी। उसने दूरी बनाई और दोबारा अटैक की पोजीशन ले ली। अच्छा, समझ गया। तुमने जमीन में ठुकी तलवार पर से हाथ हटाया। पलक झपकते ही तुम्हारा ऑरा पूरी तरह बदल गया। शिंजूरो की आंखें सिकुड़ गईं। वो समझ गया कि अब तुम सीरियस हो चुके हो। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी। उसका ऑरा पहाड़ जितना भारी और आंधी जैसा खूंखार हो गया। उसका पावर लेवल ऐसे बढ़ा जैसे कोई तारा फटने वाला हो। फ्लेम ब्रीथिंग, सीक्रेट आर्ट, 9th फॉर्म रेंगोकू। उसका पूरा शरीर धधकती आग में लिपट गया। वो खुद एक जलते हुए सूरज में बदल गया, जिससे भयानक गर्मी निकलने लगी। अगले ही पल शिंजूरो आंधी की स्पीड से तुम्हारी तरफ लपका, एक गुस्सैल ड्रैगन की तरह मुंह खोले हुए। फ्लेम ब्रीथिंग वैसे ही आग जैसी होती है, पर इस पल शिंजूरो सच में आग का ड्रैगन लग रहा था। यह नजारा देखकर तुम्हारी आंखों में हैरानी की एक चमक आई, पर तुम्हारा रिफ्लेक्स कमाल का था। तुमने अपनी तलवार घुमाई और सीधे उसके ड्रैगन पर दे मारी। धमाका! दोनों हमले टकराए। ऐसा लगा जैसे 2 उल्कापिंड आपस में टकरा गए हों। चारों तरफ शॉकवेव फैल गई। हवा की आंधी से कोई पास नहीं आ सकता था। तुमने थोड़ी सी ताकत बढ़ाई। तुम्हारी तलवार की धार ने उस आग के ड्रैगन को बीच से चीर दिया। छपाक! टिंक! शिंजूरो की लाल निकिरिन तलवार 2 टुकड़ों में टूटकर हवा में उछली और जमीन में गाड़ गई। शिंजूरो अपनी टूटी तलवार को देखता रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। पहले जब तुम दोनों प्रैक्टिस मैच करते थे, भले ही वो हार जाता था, पर इतना बड़ा फर्क कभी नहीं था। आज तुमने थंडर ब्रीथिंग की एक भी फॉर्म यूज नहीं की और उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तुम उस बेवड़े डीमन के पास गए, उसकी कॉलर पकड़ी और शिंजूरो की तरफ देखकर बोले, बस करो शिंजूरो, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ। इतना कहकर तुम उस बेवड़े को घसीटते हुए शिंजूरो के बगल से निकलकर तामाशियो के पास पहुंचे। माफ करना तामाशियो जी, थोड़ा टाइम लग गया। क्या आप अपनी ब्लड डेमन आर्ट यूज करके इन स्लेयर्स का ध्यान भटका सकती हैं? तामाशियो सन्न रह गई। फिर उसने दांत भींचे और सिर हिला दिया। सामने वाला बंदा भले ही अपर रैंक 6 था, पर साफ दिख रहा था कि उसे मुजान ने नहीं भेजा था, वरना वो अब तक तामाशियो को मार चुका होता। रुक जाओ सैया! शिंजूरो गुस्से में चिल्लाया और तुम्हारी तरफ भागा। तभी आसमान से फूलों की एक झड़ी बरसी और शिंजूरो के सामने एक विजन ब्लॉक का बैरियर बन गया। ये क्या है? 10 स्लेयर्स की आंखों के आगे धुंध छा गई। तामाशियो ने एक बार शिंजूरो को देखा, फिर तुम्हें देखा। तुम अपना सिर झुकाए खड़े थे, न जाने क्या सोच रहे थे। चलो 2 सेकंड बाद तुम बोले, हाँ। तामाशियो ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। तुमने पीछे मुड़कर शिंजूरो को नहीं देखा, बस तामाशियो के पीछे पीछे चलते गए। रुक जाओ सैया! क्यों? तुम डीमन क्यों बन गए? तुम उनकी तरफ क्यों खड़े हो? शिंजूरो फूलों के बैरियर से जूझते हुए पीछे से चीख रहा था। गलियों से काफी दूर निकल जाने के बाद तामाशियो के कदम रुके। क्या हुआ? तुमने पूछा। तामाशियो ने तुम्हें पलटकर देखा। मुजान जिस भी डीमन को बनाता है, वो उसकी आंखों से देख सकता है और उसकी यादें पढ़ सकता है। तुम मुस्कुराए। फिक्र मत कीजिए, वो यहाँ का कुछ नहीं देख सकता, वरना जब मैंने उन स्लेयर्स को छोड़ा तभी मुजान मुझे निपटा चुका होता। तामाशियो ने राहत की सांस ली। बंदा झूठ नहीं बोल रहा था। अगर वो उसे पकड़ने आया होता तो तामाशियो के पास बचने का 0 चांस था, और अगर वो मुजान का वफादार होता तो अपनी जान दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलता, यानी मुजान उसे मॉनिटर नहीं कर सकता था। फिर भी तामाशियो अलर्ट थी, क्योंकि उसे तुम्हारा असली मकसद नहीं पता था। तामाशियो तुम्हें अपने सीक्रेट ठिकाने पर ले गई। अंदर कमरे में एक बहुत बीमार लड़का बिस्तर पर पड़ा था। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि फ्यूचर का युशिरो था, पर अभी वो महज एक इंसान था और अपर रैंक 1। कोकुशिबो का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तुमने युशिरो को देखा और पूछा, ये कितने दिनों से यहाँ है? तामाशियो को अजीब लगा कि तुम इस लड़के में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो, फिर भी बोली, लगभग आधा महीना हो गया है। तुम हंसे। देखा, मेरा शक सही था। तामाशियो चौंकी। क्या मतलब? तुमने कहा,
मुझे डीमन बने ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर कुछ बातें मुझे समझ आ गई हैं। नॉर्मल रूल ये है कि अगर कोई डीमन इंसान का मांस न खाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक अपनी अक्ल ठिकाने रख सकता है। ये लड़का आधा महीने से यहाँ पड़ा है। इसका मतलब या तो आपके पास इंसानी मांस का कोई सीक्रेट सोर्स है या फिर आपको जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाने की जरूरत ही नहीं है। तामाशियो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम की मुलाकात में तुम इतना बड़ा सीक्रेट पकड़ लोगे। क्या तुम मुजान को धोखा देने वाले हो? तामाशियो ने अविश्वास से पूछा। एक अपर रैंक जो मुजान का सबसे खास होना चाहिए, वो मुजान को धोखा देने की बात कर रहा था। तुम्हारी भौहें सिकुड़ गईं। तामाशियो जी, आप एक बात गलत समझ रही हैं। धोखा उसे दिया जाता है जिसके प्रति कभी वफादारी रही हो। जब दिल में पहले दिन से वफादारी थी ही नहीं तो धोखा कैसा? तामाशियो के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। तो तुम्हारा असली मकसद क्या है? तुमने बिना किसी झिझक के कहा, मुझे मुजान को मारना है और इस इंसान डीमन के 1000 साल पुराने ड्रामे को हमेशा के लिए खत्म करना है। तामाशियो पूरी तरह हिल गई। उसके दिमाग में भूचाल आ गया। खुद को संभालते हुए वो धीरे से बोली, सच कहूं तो ये नामुमकिन के बराबर है। मैं मुजान के कंट्रोल से सिर्फ इसलिए आजाद हो पाई थी क्योंकि एक डेमन स्लेयर ने उसे लगभग मार ही डाला था। जब उसके सेल्स बेहद कमजोर हुए तब मुझे मौका मिला, पर अब मुजान पूरी तरह रिकवर कर चुका है और अपर रैंक्स पर उसकी कड़ी नजर रहती है। तुमने कहा, तामाशियो जी, मैंने अभी कहा ना, मुजान मुझे मॉनिटर नहीं कर सकता। देखिए, मैंने उसका नाम कई बार ले लिया, उसे मारने का प्लान बोल दिया, पर कुछ हुआ? इसलिए बेफिक्र होकर काम कीजिए। तामाशियो ने बात समझकर सिर हिलाया। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा खून ले सकती हूँ? 12 किजुकी में मुजान का खून बहुत गाढ़ा होता है, इससे मेरी रिसर्च को बहुत मदद मिलेगी। तुमने सिर हिलाया। बिल्कुल। तामाशियो के साथ डील बहुत स्मूथ रही। एक ही मुलाकात में पार्टनरशिप पक्की हो गई। वजह साफ थी, मुजान बॉस ही इतना घटिया था। तुम्हारे जैसे बंदे को मुजान के अंडर 3 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था, पर तुम स्पेशल केस थे। मुजान का सनकी दिमाग तुम्हें एक इंसानी खिलौने की तरह देख रहा था जो धीरे धीरे डीमन बन रहा है। उसे लग रहा था तुम बेबस होकर गुस्सा निकाल रहे हो, इसलिए वो तुम्हारी गालियों को इग्नोर कर रहा था। खून देने के बाद तुम्हारी नजर युशिरो पर पड़ी। इस बच्चे की बीमारी का कोई इलाज नहीं बचा है। जन्म, मरण और बीमारी, इंसान इससे भाग नहीं सकता। तामाशियो ने ठंडी सांस ली। आपने इसे डीमन क्यों नहीं बनाया? तुमने पूछा। तामाशियो बोली, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझमें और मुजान में क्या फर्क रह जाएगा? ऊपर से मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। सक्सेस रेट क्या होगा मुझे नहीं पता। तुमने कहा, अगर यह जिंदा रहना चाहता है तो आपके हाथों डीमन बनना इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। माना कि मेरे खून से इसे ज्यादा पावर मिलेगी, पर यह सीधे मुजान का गुलाम बन जाएगा। मैं अपने शरीर के अंदर मुजान का सिग्नल ब्लॉक कर सकता हूँ, पर मेरा खून शरीर से बाहर निकलते ही वो पावर खो देता है। फिर तुमने उस बेवड़े डीमन को देखा जो बिना खाना मिले अब बेहोश पड़ा था। और रही बात इस बेवड़े की, यह गली में मुझसे उलझ रहा था। मैं आपको बाहर निकालने का तरीका सोच रहा था तो यह खुद आकर भिड़ गया और मैंने इसे यूज कर लिया। अब सोच रहा हूँ सिर्फ दारू के नशे में गलती की थी, इसके लिए इसकी जान जाना सही नहीं है। आप इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। तुमने कहा, तुमने उसे बहुत कम खून दिया था, इतना कम कि वो तामाशियों के लिए खतरा न बन सके और न ही मुजान का ध्यान खींचे। वैसे भी वो इतना कमजोर था कि एक नॉर्मल इंसान भी डर मिटाकर उसे पीट सकता था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ तामाशियो जी। तुम खड़े हुए। तामाशियो ने पूछा, रुकिए, जब रिसर्च का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी? तुम तामाशियो की तरफ बढ़े। तामाशियो घबरा गई और पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। तुमने अपना एक हाथ उसके कान के पास दीवार पर टिका दिया। तामाशियो की सांसें तेज हो गईं, दिल हलक में आ गया। ऐसा नहीं था कि वो तुम्हारे इस एटीट्यूड पर फिदा हो गई थी, बल्कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुम अगला मूव क्या करने वाले हो। आखिर तुम अपर रैंक 6 थे। तभी तुमने अपनी उंगली उठाई। तुमने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर कोई खबर हो तो इसे बता देना। तामाशियो ने खिड़की की तरफ देखा। वहां न जाने कब एक कौवा आकर बैठ गया था। गुड इवनिंग मिस तामाशियो। वह कौवा भारी और कड़क आवाज में इंसानों की तरह बोल पड़ा, तू दिखने में तो कौवा है पर काम सही करता है। खैर, अब सब तेरे हवाले। सोसुके जी। सैया सामी, सोसुके ने जवाब दिया। तूने थोड़ी देर सोचा। अच्छा हाँ, जाने से पहले एक काम और कर। तूने अपनी जेब से एक किताब निकाली और कौवे की तरफ बढ़ा दी। ये किताब ले जाकर सैया को दे देना। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा। जी। तूने वो किताब कौवे के पैर में बांधी और उसे उड़ते हुए देखने लगा। जिस सैया का तूने जिक्र किया वो उबुयाशिकी खानदान का करंट हेड था। उबुयाशिकी सैया तेरी ही उम्र का था और तेरा काफी अच्छा दोस्त था। और यह कौवा सोसुके डीमन स्लेयर कॉर्प्स की तरफ से तुझे मिला हुआ कासुगाई क्रो था। डीमन बनने के बाद भी यह कौवा तुझे ढूंढता हुआ आ गया था और तेरे साथ ही रह रहा था। तामाशियों का ठिकाना छोड़ने के बाद तुम सड़क पर टहलने लगे। सुबह होने में अभी काफी टाइम बचा था और तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि जाएं तो जाएं कहां। डीमन स्लेयर कॉर्प्स हेडक्वार्टर तुम जा नहीं सकते थे। सोचा कि मास्टर की कब्र पर जाकर माथा टेक आएं, पर फिर याद आया कि इस दुनिया में आत्माएं सच में होती हैं। अगर मास्टर की आत्मा दिख गई तो वो पक्का चप्पल उठाकर मुंह पर दे मारेंगे। तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए।
अगर कहानी इसी स्पीड से आगे बढ़ी तो मेन प्लॉट शुरू होने तक तुम बस डोमा के पीछे पीछे ही घूमते रह जाओगे। इसमें कोई शक नहीं था कि एक डीमन के रूप में तुम बहुत लकी थे। इंसान रहते हुए भी तुम्हारी पावर बहुत तगड़ी थी, इसलिए डीमन बनते ही तुम्हारा बेस लेवल बहुत हाई हो गया। ऊपर से कोकुशिबो और मुजान ने दो बार अपना खून पिलाकर तुम्हें सीधे अपर रैंक के लेवल पर पहुंचा दिया था। तुम सिर्फ नाम के अपर रैंक नहीं थे, बल्कि सच में उतने ताकतवर थे। उदाहरण के तौर पर ग्यूतारो, जो अभी लोअर रैंक 1 बन चुका था, तुम्हारे सामने हाथ पैर हिलाने के काबिल भी नहीं था। याद रखो, इस दौर में अगर कोई डीमन स्लेयर अकेले ग्यूतारो को निपटा दे तो वो इस एरा का सबसे बड़ा सुरमा माना जाता। सच कहें तो पहली और आखिरी पीढ़ी के हैशियरा को छोड़कर बीच की किसी भी पीढ़ी के हैशियरा में अपर रैंक डीमंस के सामने टिकने की औकात नहीं थी। शिंजुरो को ही देख लो, उसकी फ्लेम ब्रीथिंग तुम्हारी चमड़ी तक को खरोंच नहीं पाई। तुम्हारे अपने अंदाजे के हिसाब से अगर तुम सबजुगेटर तलवार के साथ अपनी रेड ब्लेड ऑन कर लो तो तुम ग्योको को हरा सकते हो और हंटेंगू से टक्कर ले सकते हो। जीत भले न पाओ पर हारोगे भी नहीं। पर टॉप 3 अपर रैंक्स अकाजा, दोमा, कोकुशिबो, उनके बारे में सोचना भी अभी बेवकूफी थी। टॉप 3 और बाकी डीमंस के बीच जमीन आसमान का फर्क था। पर तुम अभी अभी डीमन बने थे, इसलिए तुरंत रैंक फाइट शुरू करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था। एक तो तुम्हें डीमन बने ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, अपनी ब्लड डेमन आर्ट पर पूरी ग्रिप नहीं आई थी, और डीमन बनने के बाद थंडर ब्रीथिंग में क्या क्या बदलाव आए हैं वो भी पूरी तरह समझ नहीं आया था। ऊपर से यह सिस्टम एक शॉर्ट टर्म मिशन देकर गायब हो गया था। तुम इसके भरोसे नहीं बैठ सकते थे। जैसा सिस्टम ने कहा था वो बस एक सपोर्ट था। सबसे बड़ी बात, सबजुगेटर तलवार डीमंस की हीलिंग पावर को दबा देती थी, इसलिए तुम इसे रैंक फाइट में यूज करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। भले ही यह निकिरिन ब्लेड नहीं थी, पर अगर मुजान ने देखा कि यह तलवार डीमंस की हीलिंग रोक रही है तो उसकी सटक जाती। तुम्हें मुजान के सामने बहुत संभल कर रहना था, न तो अचानक बहुत ज्यादा वफादार बनना था और न ही ऐसा एहसास होने देना था कि तुम उसके लिए खतरा बन सकते हो। जो भी एटीट्यूड दिखाना था वो तामाशियों के रिसर्च पूरी करने के बाद ही दिखाया जा सकता था। भले ही मुजान आसानी से तुम्हें न मारे और तुम उसका माइंड रीडिंग ब्लॉक कर सको, पर मुजान तुम्हें एक झटके में खत्म करने का दम रखता था। आखिरकार बात घूम फिरकर पावर लेवल पर ही आ जाती थी। भले ही तुम इंसानों में सबसे ताकतवर थे, पर इस राक्षस राज को खत्म करने के लिए इतना काफी नहीं था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि डीमन स्लेयर की दुनिया में ऐसी कोई जड़ी बूटी या चीज नहीं थी जो चुटकी बजाते ही तुम्हारी पावर कई गुना बढ़ा दे। रेड ब्लेड तुम खुद ऑन कर सकते थे, पर यूज नहीं कर सकते थे। अमास्क ऑन होना पूरी तरह लक पर डिपेंड था, और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के लिए सालों की कड़ी तपस्या चाहिए थी। डीमंस की पावर बढ़ाने का इकलौता तरीका था मुजान का खून। पर प्रॉब्लम यह थी कि मुजान किसी भी डीमन को अनलिमिटेड खून नहीं देता था। उसने तो डीमंस का आपस में एक दूसरे को खाना भी बैन कर रखा था। उसे डर था कि कहीं बहुत सारा खून एक ही जगह इकट्ठा हो गया तो कोई ऐसा डीमन न बन जाए जो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए। अगर कोई डीमन उससे ज्यादा ताकतवर हो गया तो मुजान रोने लायक भी नहीं बचता। जब इंसानों में योइची जैसा दैत्य पैदा हो सकता था तो डीमंस में कोई बागी क्यों नहीं बन सकता था। हाँ, एक और चीज थी जो तुम्हें रातों रात गॉड लेवल या अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बना सकती थी, ब्लू स्पाइडर लिली। पर वो फूल कहाँ खिलता है किसी को नहीं पता था। पुरानी दुनिया के इंटरनेट पर अफवाह थी कि वो तानजीरो के घर के आसपास खिलता है, पर वो साल में सिर्फ कुछ दिन और सिर्फ दोपहर के वक्त खिलता था। धूप में तुम बाहर निकल नहीं सकते थे। ऊपर से इस जमाने में कामाडो फैमिली कहाँ रहती है किसे पता। ये कांसेई 11वां साल चल रहा था जब सरनेम रखना सिर्फ बड़े बड़े नवाबों का हक होता था। तुम्हारा रयुडोजी सरनेम भी तुम्हारे पुराने मास्टर का दिया हुआ था। एक मामूली कोयला बेचने वाले परिवार का कोई सरनेम नहीं होता था, और कोयला बेचने वाले गरीब परिवारों की इस टापू पर कोई कमी नहीं थी। एक पत्थर मारो तो 10 मिलेंगे। कामाडो परिवार को ढूंढना यानी समंदर में सुई ढूंढने जैसा था। तभी सिस्टम का नया नोटिफिकेशन चमका, नया शॉर्ट टर्म मिशन एक्टिव। मिशन 50 आर्म डीमंस और एक लोअर रैंक डीमन का शिकार करें। रिवॉर्ड, नई ब्लड डेमन आर्ट अनलॉक। पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं। करंट प्रोग्रेस, आर्म डीमंस 0/50, लोअर रैंक 0/1। लो भाई, जिसकी बात कर रहे थे वही सामने आ गया। 50 आर्म डीमंस और एक लोअर रैंक। ये मिशन तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल था। बस एक ही टेंशन थी, अगर तुमने किसी लोअर रैंक को निपटाया तो क्या मुजान को भनक लगेगी। ये पूरी तरह लक का खेल था। तुम मुजान के मुंह पर जाकर तो पूछ नहीं सकते थे कि भाई लोअर रैंक मरेगा तो तुझे कैसा लगेगा। तभी तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली। अरे हाँ, अपर रैंक वाले भी तो लोअर रैंक को ऑर्डर दे सकते हैं ना। उसी वक्त डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में क्या कहा, अपर रैंक 6 सैया है। उबुयाशी की सैया ने रेंगोकू शिंजुरो की रिपोर्ट सुनने के बाद लंबी खामोशी साधी और फिर एक ठंडी सांस ली। शिंजुरो बोला, मास्टर, मुझे लगता है कि सैया का कोई अलग ही प्लान है। उसने बाकी डीमंस की तरह हम पर जानलेवा हमला नहीं किया। और तो और क्या शिंजुरो, सैया ने पूछा। मुझे लगता है उसने डीमन बनने के बाद से आज तक एक भी इंसान नहीं खाया है। बकवास। सभी पास खड़ा एक चेहरे पर घाव वाला बंदा गुस्से में बोल पड़ा। एक बार जो डीमन बन गया वो इंसान खाए बिना रह ही नहीं सकता। ऊपर से वो अपर रैंक है जो 100 सालों से किसी के हाथ नहीं आया। तुम कह रहे हो कि उसने इंसान नहीं खाया? शिंजुरो ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारी बात में दम है, पर जो मैंने महसूस किया वो सच है। सैया के शरीर से खून की बदबू इतनी हल्की थी कि महसूस होना भी मुश्किल था।
शायद उसने अपनी ब्लड डेमन आर्ट से अपनी बदबू छुपा रखी हो। आओयामा, एक दूसरे हैशियरा ने उसे टोका। घाव वाले बंदे। आओयामा हिदेनोगिन, जो कि करंट वाटर हैशियरा था, ने चिढ़कर कहा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नागानो, पूर्व थंडर हैशियरा का चेला डीमन बन गया। ये हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा धब्बा है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। उबुयाशिकी सेइया खामोश रहा। पहली बार नहीं हुआ है। तत्सुगी कुनी मिचिकात्सु, यह नाम उनके खानदान की सीक्रेट किताबों में दर्ज था, जो 100 साल पुराना इतिहास था। यह सोचते ही सेइया को जोरों की खांसी उठी और उसके मुंह से खून आ गया। मास्टर, यह देखते ही सब हैशियरा आपस की बहस भूलकर सेइया की तरफ भागे। डीमन स्लेयर कॉर्प्स की एक बात हमेशा से सेम रही थी। उबुयाशिकी परिवार के हर हेड के पास एक गजब का ऑरा और लीडरशिप क्वालिटी होती थी, जिससे हर कोई उनका मुरीद हो जाता था। सेइया ने हाथ हिलाकर सबको शांत किया। सेइया की बात अभी साइड में रखते हैं। आओयामा, आओयामा आगे आया। जी मास्टर, सेइया ने कहा। माउंटी के आसपास डीमंस की हलचल बहुत बढ़ गई है। वहां भेजे गए कई स्क्वाड मारे जा चुके हैं। मुझे शक है कि वहां 12 किजुकी में से कोई छिपा है। तुम और नागानो वहां जाओ। अगर सामने कोई अपर रैंक हो तो सीधे भिड़ने के बजाय अपनी जान बचाना पहली प्राथमिकता रखना। जी मास्टर। आओयामा और नागानो ने सिर झुकाया और मिशन के लिए निकल पड़े।